Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is types of perception. आप जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन को देखा, देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया. आज हम टाइप्स ऑफ परसेप्शन को स्टडी करेंगे अपने लेक्चर में. We perceive objects in different manners as compared to their positions in the environment. हम इन्वायरमेंट या माहौल में चीज़ों की पोजीशन के एतबार से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम चीज़ों को अशिया को जो है वो परसीव करते हैं. ऑब्जेक्ट्स में भी मूविंग और स्टैटिक, ये मूव भी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये रुके भी होते हैं, साकिन हालत में भी होते हैं. व्हेन वी हैव टू परसीव मोशन, यानी हरकत करती हुई चीज़ को जब हम परसीव कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्टैटिक यानी साकिन फॉर्म में भी हो सकते हैं. वी मे हैव टू लोकेट साउंड्स एंड वॉइसेस इन दिस स्पेस अराउंड अस. इसी तरीके से हम जो है आवाज़ों को, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को लोकेट करते हैं और उनको परसीव करते हैं उन अपने इर्द गिर्द सिचुएशंस के लिहाज से. सो दैट हम कह सकते हैं कि हम चीज़ों को परसीव करते हैं उनकी ज़ाहिरी हालत की बिना पर, या उनकी लोकेशन की बिना पर, या उनकी फॉर्म की बिना पर. इस तरीके से हम चीज़ों को समटाइम टाइम की बुनियाद पर भी जो है वो परसीव करते हैं. तो हम डिफरेंट तरीके से इदराक की जो है वो चीज़ों को इदराक करते हैं चीज़ों का, या उनका दर्क करते हैं. और इस लिहाज से इदराक की मुख्तलिफ इक़साम या मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, और इन इक़साम का ताल्लुक परसीव की जाने वाली शय की सिफ़ात या उसकी क्वालिटी से होता है. इन सिफ़ात में हरकत, गहराई, फासले, जिसामत वगैरह ये सिफ़ात काबिल ज़िक्र हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर परसेप्शन या इदराक की डिफरेंट इक़साम्स होती हैं. इनमें से जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दीज आर कॉल्ड द टाइप्स ऑफ परसेप्शन. दीज आर द फर्स्ट वन इज द फॉर्म परसेप्शन, number 2 is size perception, number 3 is the depth perception, then perception of movement, and last is the time perception. इस तरीके से परसेप्शन की डिफरेंट इक़साम हैं या उसकी कई सूरतें हैं जिसकी बिना पर हम चीज़ों को परसीव करते हैं या चीज़ों का इदराक करते हैं. फॉर्म परसेप्शन, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोगों ने लॉज ऑफ डिफरेंट लॉज परसेप्शन के मुतालिक बनाए, जिनको लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. और ये प्रपोज करते हैं कि दैट हाउ पीपल परसीव फॉर्म, के लोग जो हैं किसी चीज़ की फॉर्म को किस तरीके से परसीव करते हैं, यानी चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं. इसको हमने बहुत डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, और आपने उसके अंदर जो है वो फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल को भी डिटेल के साथ पढ़ा है. तो वो हमें फॉर्म परसेप्शन के मुतालिक बताता है. दोबारा थोड़ा सा मैं इसको फिगर एंड ग्राउंड को आपको रिपीट करती हूँ. यहाँ पर फिगर एंड ग्राउंड आर बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल थीम्स फॉर परसेप्शन. ये परसेप्शन के लिए बेसिक जो है इसका थीम होता है. और फिगर इज़ परसीव्ड एज डिस्टिंक्ट from the background. Figure is closer to the viewer than the background. Reversible figures, figure and ground can be switched. यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको जो है एक यहाँ तस्वीर दिखाई गई है. इसमें हम जिस चीज़ को फोकस करते हैं और जो हमारी नज़र जिसके ऊपर मरकूज़ होती है वो फिगर बन जाती है, और बाकी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में चली जाती हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को परसीव करते हुए जो उसकी नुमाया चीज़ होती है या जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है या जो व्यूअर के क्लोज़र होती है वो फिगर होती है, और उसका जो पस मंज़र है वो उसका बैकग्राउंड जो है वो कहलाता है, या वो चीज़ें जो उसके बैकग्राउंड में चली जाती हैं वो उसका जो है वो पस मंज़र बन जाती हैं. इसी तरीके से अगर हमारा जो है वो फोकस, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, अगर वाइट सेक्शन के ऊपर आपका है
तो ये वाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा एक वेज की शक्ल में, ये इस वक्त फिगर होगा, और बाकी ब्लैक पोर्शन जो है वो आपका बैकग्राउंड कहलाएगा। लेकिन अगर आप फोकस कर लेते हो ब्लैक पर, तो ये दो फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वाइट जो पोर्शन है वो बैकग्राउंड बन जाता है। इस तरीके से फिगर एंड ग्राउंड जो फिगर या एंड ग्राउंड जो थ्योरी है या लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये आपस में इंटर स्विच भी जो है सिचुएशन हो सकती है और हो जाती है। तो हम परसीव करते हुए किसी भी चीज़ की फॉर्म को परसीव करने के लिए हम इन लॉज को इस्तेमाल करते हैं, जिनको हमने बहुत डिटेल के साथ ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं। देन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। Perception of movement, when you ride in a moving vehicle and look out the side window, the objects you see outside appear to be moving in the opposite directions. जब भी हम किसी चीज़ में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं आपको ऑपोजिट साइड पर जो है वो भागती हुई दिखाई दे रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि आपके ऑपोजिट जो है वो चीज़ें दौड़ रही हैं। चाहे आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, और ट्रेन के अंदर तो ये एहसास जो है कि वो फास्ट मूविंग चल रही होती है, तो ये एहसास और ज़्यादा जो है वो तेज़ होता है। इसी तरीके से हमें लगता है कि हमारे जो साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो पीछे की तरफ जा रही हैं, हालांकि वो पीछे की तरफ नहीं आ रहे थे, हम आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स वेरी फार अवे सच एज द मून एंड द सन अपीयर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द व्यूअर। और ये जो दूर चीज़ें होती हैं जैसे कि सूरज है या चांद है जो हमसे बहुत दूर है, तो हमें वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को उनकी हरकत के एतबार से डिफरेंट तरीके से जो है वो परसीव करते हैं, और इसको जो है वो हरकत का इदराक कहा जाता है। यानी हरकत के इदराक से ये मुराद ली जाती है कि किसी शय की जगह या पोजीशन इन अशिया के हवाले से तब्दील होती हुई दिखाई दे, जिनके मुतल्लिक हम यकीन से जानते हैं कि वो साकिन है या वो मूव नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से किसी शय की सिमत और उसका जो मोहल्ले वकू होता है वो तब्दील अगर हो जाए, या नंबर 3 हरकत की रफ्तार अगर तब्दील हो जाए, या साकिन शय हरकत करती हुई दिखाई दे, इस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो परसीव करते हैं। Perception of movement is the movement or motion is perceived by following the progressive change of an object's position in space with time. यानी हरकत के इदराक से मुराद वो इदराक लिया जाता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के अंदर चेंजिंग लेकर आता है। इस चेंजिंग के अंदर हम देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज करता है। इसके अलावा उसकी सिमत और उसका जो लोकेशन है, मोहल्ले वकू है, वो चेंज होता है, या हरकत की रफ्तार जो है वो तब्दील हो जाती है। इसके अलावा सकिंग चेक हमें हरकत करती हुई दिखाई देती है। दिस इज़ कॉल्ड द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द रियल मूवमेंट। रियल मूवमेंट से मुराद ये होता है कि वाकई में ही यानी असल में हकीकत में चीज़ जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करता है, और वो असल में ही जो है वो हरकत करता हुआ जो है वो दिखाई देता है, या उसके अंदर रियल मूवमेंट जो है वो मौजूद होती है। जबकि अपेरेंट मूवमेंट से मुराद ये होता है कि हम जिस चीज़ को फिज़िकली तौर पर परसीव कर रहे होते हैं, हमारे रेटिना के अंदर उसका इमेज जो है वो नहीं बनता है, क्योंकि वो चीज़ साकिन होती है। हम उसको क्यों परसीव करते हैं हरकत करता हुआ, या हमें वो क्यों मूवमेंट करती हुई चीज़ नज़र आती है, उसकी वजह ये होती है कि जब वो बहुत तेज़ी के साथ बार बार कोई चीज़ को रिपीट किया जाता है तो उसका जो है हम देखते हैं कि वो हमें वाकई में ही मूव होती हुई दिखाई देती है, असल में वो मूव नहीं कर रही होती है। इस तरीके से मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं यहाँ पर बयान की गई हैं, जिसके अंदर मोमेंट आप जो है महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर देखते हैं इस पिक्चर के अंदर और गौर से आप फोकस करें सेंटर के अंदर, तो आपको ये चीज़ें जो है वो सर्कल मूव करते हुए जो है दिखाई दे रहे होते हैं। इसके अलावा
अगर हम शादी ब्याह के अंदर देखें तो जो लाइट्स लगी हुई होती हैं, वो लाइट जो है वो आपको हरकत करती हुई दिखाई देती हैं, हालांकि वो साकिन होती हैं, वो रुकी हुई होती हैं, लेकिन वो इस तेज़ी से जल बुझ रही होती हैं कि हमें वो एक दूसरे के पीछे भागती हुई या मूव करती हुई जो है वो दिखाई देती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कुछ सिचुएशन के अंदर, जैसे मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें साकिन होती हैं लेकिन वो हमें हरकत करती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरीके से आप जो पर्दा स्क्रीन के ऊपर, यानी कि आप अपने टीवी के ऊपर चीज़ों को या किरदार को, मुख्तलिफ जो करेक्टर्स होते हैं उनको मूव करते हुए देखते हैं, जो मूवमेंट देखते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि उन पिक्चर्स को इतने, यानी कि तेज़ी के साथ जो है वो बार बार दिखाया जाता है कि वो हमें मूव करती हुई दिखाई देती हैं। ये तमाम मिसालें जो हैं वो अपेरेंट मोमेंट या ज़ाहिरी जो है वो हरकत की हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ द टाइम परसेप्शन. We perceive time in seconds, minutes, and hours, which pass into days, weeks, months, and in years, and even in centuries. Time is perceived in terms of past, present, and future. टाइम को हम परसीव करते हैं। अगर आप ओल्ड पीरियड में देखें तो टाइम को परसीव करने के डिफरेंट तरीके थे। इसमें मुख्तलिफ जो है वो सूरज के निकलने और डूबने के टाइम से लेकर धूप के निकलने से मुख्तलिफ लोग जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते थे कि अब रोशनी की सूरज जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो ये टाइम है। इस तरीके से लोग जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सूरज और चाँद के निकलने और डूबने से, ग़रूब होने से चीज़ों के जो है या टाइम को जो है वो परसीव किया करते थे। टाइम परसीव करने के लिए हम टाइम को जो यूज़ करते हैं वो सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में, घंटों में होता है। इसके अलावा ये दिन हफ्तों और महीनों और सालों पर मुहित होता है और ये फिर सदियों में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी के अलावा हम टाइम को उसके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिहाज से भी परसीव करते हैं। परसेप्शन ऑफ टाइम इज़ लेस इन चिल्ड्रन दैन एल्डर्स, और जो टाइम का इदराक करने की सलाहियत है वो बच्चों के अंदर बड़ों की निस्बत जो है वो कम होता है, यानी वो उनके अंदर टाइम परसेप्शन जो होती है वो कम होती है। बड़े जो है वो टाइम को जल्दी परसीव कर लेते हैं बनिस्बत बच्चों के। सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टाइम परसेप्शन, और हमारे जो मुख्तलिफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर हैं वो टाइम परसेप्शन पर जो है वो अपना असर दिखाते हैं, उन पर असरअंदाज होते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर में फ़र्द की जो है वो एज आ जाती है, उसका एक्टिविटी लेवल है, उसके मोटिवेशन लेवल है, इंटेलिजेंस है। इसके अलावा फ़र्द किस चीज़ों को किस तरीके से पिकअप करता है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ये तमाम चीज़ें जो है उसकी टाइम परसेप्शन को इफ़ेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में हम देखें तो हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की टाइमिंग के लिहाज से जो है, वक्त के लिहाज से हम उसको परसीव करते हैं। मसलन बाज़ वक़्त कोई चीज़ एसोसिएट कर दी जाती है कि फ़ला वक्त पर वो बजेगी, कोई घंटी है, तो हम उसके मुताबिक उस टाइम को नोट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे जो है वो बेल बजती है, तो जब भी वो बेल बजेगी तो हम उसको 10 परसीव जो है वो करेंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे टाइम परसेप्शन पर इफ़ेक्ट होते हैं। परसेप्शन ऑफ साइज़ या साइज़ परसेप्शन. 3 types of constancy are explained briefly here. Size constancy, shape constancy and color constancy. साइज परसेप्शन क्या होता है? साइज परसेप्शन से मुराद परसेप्शन की वो टाइप्स होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को उनकी जिसामत के लिहाज से जो है, उनके साइज़ के लिहाज से परसीव करते हैं। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्स्टेंसी, यानी किसी चीज़ की जो है कॉन्स्टेंसी है, इस्तिकामत से मुराद उसकी वो खसूसियत होती है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को वैसा ही परसीव करते हैं जैसे कि वो होती हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द साइज कॉन्स्टेंसी, यानी साइज़ की इस्तिकामत। नंबर 2 शेप कॉन्स्टेंसी, यानी उसकी जो शेप है या उसका जो उसकी जो जिसामत है
उसकी इस्तिकामत या कॉन्स्टेंसी। एंड नंबर 3 इज द कलर कॉन्स्टेंसी। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं। कॉन्स्टेंसी से मुराद ये होती है किसी चीज़ की इस्तिकामत, यानी किसी चीज़ को हम वैसा ही परसीव करते हैं जैसे कि वो ओरिजिनल में होती है। Number one is the size constancy. Size constancy is the tendency to perceive object in a consistent manner despite the changing sensations that are received by our senses. Visual constancy plays an important role in helping us adapt to our environment successfully. नंबर 2 यानी साइज कॉन्स्टेंसी के अंदर हम देखते हैं कि ये वो सलाहियत होती है जिसके मुताबिक हम चीज़ों को परसीव करते हैं उस लिहाज से जिस तरह से वो मुस्तकिल तौर पर हमें जो है टाइम के मुख्तलिफ हिस्सों में या हमारी जो सेंसेस हैं या हम मुख्तलिफ सेंसेस के ज़रिए से जब हम चीज़ों को परसीव करते हैं और वो हमें एक ही जो है हमें इंफॉर्मेशन देती है उसके मुतालिक, तो एक इमेज या एक खाका सा उस चीज़ का जो है वो हमारे दिमाग के अंदर बन जाता है। और विजुअल कॉन्स्टेंसी में यानी हमारी देखने की क़ुव्वत में ये एक अहम रोल अदा करती है कि हम इन्वायरमेंट में किस तरीके से सक्सेसफुली जो है अपने आप को ढालते हैं या अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम चीज़ों के साथ जो है वो जिन चीज़ों के साथ हम फेमिलियर हो जाते हैं उनका एक खाका या एक इमेज हमारे माइंड में बन जाता है और हम चीज़ों को उसी तरीके से जो है परसीव करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो चीज़ को हमने अगर एक पार्ट भी हम देखते हैं तो वो पार्ट जो है हमें उस चीज़ की टोटल जो है वो इमेज या उसके साइज़ के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। यानी लर्निंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टेंसी। Once we know that certain objects in our environment have certain characteristics, we tend to perceive them in the same way, regardless of the condition under which they are perceived. यानी लर्निंग के ज़रिए से चीज़ों की इंफॉर्मेशन या उनकी जो आमोजिश के ज़रिए से जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं तो उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की इस्तिकामत को सीखते हैं और ये लर्निंग इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि जब हम किसी चीज़ की किसी ऑब्जेक्ट की मखसूस खसूसियात के बारे में जो है वो जान लेते हैं तो हम उसको उसी के मुताबिक जो है वो परसीव करते हैं, रिगार्डलेस इसके कि हम उसकी अगर कंडीशन या हैयत उसकी जो है वो चेंज भी हो जाए उसके बावजूद हम उसके ओरिजिनल साइज़ के मुताबिक उसको परसीव करेंगे। When we know that an object is of a certain size, we tend to perceive it as being that same size, regardless of how far it is from our eyes. यानी हमारी आंखों से अगर वो दूर भी है तो तब भी हमें वो चीज़ जो कि हाँ जिसके इस साइज़ के बारे में हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं हम उसको उतना ही परसीव करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को बुलंदी से देखते हैं तो वो चीज़ आपको छोटी नज़र आती है लेकिन आप उनको छोटा नहीं कहते क्योंकि आपने उसको ओरिजिनल फॉर्म में पहले बड़ी फॉर्म में देखा हुआ होता है, तो आप उसको उसके साइज़ को उतना ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको जो है इसको दिखाती हूँ। इस पिक्चर के अंदर हम मुख्तलिफ साइज़ को जो है वो परसीव कर सकते हैं या उनकी साइज़ कंसिस्टेंसी के मुताबिक हम उसको परसीव कर रहे हैं। यानी चीज़ दूर जब हम दूर से देखते हैं वो तो चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं लेकिन हम उनको उतना ही परसीव करते हैं जितना कि हमने उनको पहले देखा हुआ होता है या उनका पहले इमेज हमारे माइंड में बना होता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नज़दीक से जो है वो पांडा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन दूर से हमें वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन हम उसको बड़े के तौर पर ही जो है वो परसीव करते हैं। शेप कॉन्स्टेंसी, इसी तरीके से शेप के लिहाज से भी चीज़ों की जो है वो इस्तिकामत होती है। यानी हमें जिस शेप के अंदर भी जो चीज़ हम अपने माइंड के अंदर यानी एक चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो उसकी एक ख़ास शेप जो है वो हमारे माइंड के अंदर फिट हो जाती है। और
आइंदा वक्त और हालात के अंदर हम अगर उसको डिफरेंट एंगल से देखें या सम टाइम वो अगर छुपी हुई है या हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको उसी शेप के अंदर जो है वो परसीव करेंगे। इस तरीके से डिफरेंट स्पेसिफिक जो है अगर चीज़ें होती हैं उनको हम उनकी शेप के लिहाज से परसीव करते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कोई फ्रूट है और वो फ्रूट जो है हम उसको वो छुपा हुआ है आधा या आधा हमारे सामने है, तो हम उसकी स्पेसिफिक शेप ही जो है वो हम उसको, मतलब लंबी चीज़ को हम गोल नहीं कहेंगे या गोल चीज़ को हम लंबा नहीं परसीव करेंगे, बल्कि हमने जो शेप हमारे माइंड में उस चीज़ की मौजूद है हम उसके मुताबिक उसको परसीव करते हैं। देन इज अ कलर कॉन्स्टेंसी। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रिमेन कॉन्स्टेंट इन परसेप्शन व्हेन वी नो देयर ट्रू कलर। जब हम चीज़ों के ट्रू कलर के बारे में, सही ओरिजिनल कलर के बारे में जानते हैं, तो हम उसको उसी के मुताबिक परसीव करते हैं। Visual objects also appear constant in their degree of whiteness, grayness and blackness। और जितने भी दिखाई देने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जो है उनकी पर्सपेक्टिव के लिहाज से उनके कलर के अंदर जो है वो हमें भले ही कोई चेंजेस हमें दिखाई दे, लेकिन हम उनको उनके ओरिजिनल कलर के मुताबिक ही परसीव करते हैं। जैसे कि अगर डिम लाइट है, कम लाइट है, तो कोई ग्रीन कलर के जो है फ्रूट है या ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको कम लाइट के कम या ज़्यादा होने की वजह से हम उसको किसी और कलर के अंदर नहीं कन्वर्ट करेंगे, बल्कि हम उसको ग्रीन ही कहेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों की एक ख़ास पोजीशन अपने दिमाग में उनकी वाक़फ़ियत के लिहाज से बना लेते हैं, और यही चीज़ों की जो है वो इस्तिकामत जो है वो कहलाती है, और यही हमारा जो है जो साइज परसेप्शन कहलाता है। Depth perception is the visual ability to perceive the world in 3 dimension and the distance of an object। गहराई के इदराक से मुराद इदराक की वो किस्म होती है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को परसीव करने के लिए उसकी 3 डायमेंशंस यानी उसकी गहराई, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई और चीज़ के फासले को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हुए उसकी गहराई को परसीव करते हैं। डेप्थ परसेप्शन अराइजेज फ्राम अ वैरायटी ऑफ डेप्थ क्यूज़। और मुख्तलिफ डेप्थ क्यूज़ हैं, मुख्तलिफ इशारे हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, उसकी गहराई को वो परसीव करते हैं। These are typically classified into binocular cues and monocular cues। इनको हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक को बाइनोकुलर क्यूज़ कहा जाता है, और बाइनोकुलर क्यूज़ से मुराद वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे सेंसरी जो हमारे सेंसेशंस के पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए से हमें तीनों डायमेंशंस में हम अंदाज़ा लगाने के लिए जब हम अपनी दोनों आँखों का इस्तेमाल करते हैं, इसको बाइनोकुलर क्यूज़ कहा जाता है। और मोनोकुलर क्यूज़ से मुराद ऐसे सिग्नल या इशारे हैं जो माहौल से एक आँख की मदद से वसूल किए जाते हैं और वो गहराई के इदराक में अहम साबित होते हैं। सो दैट द मोनोकुलर क्यूज़ दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जस्ट 2 डायमेंशंस। और ये सिर्फ 2 डायमेंशंस को जो है हम इसके अंदर देख पाते हैं, तीसरी डायमेंशंस के अंदर यूज़ नहीं होती है, और इसमें हम एक आँख का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बाइनोकुलर क्यूज़ के अंदर हम दोनों आँखों का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो है हमारे तीनों डायमेंशन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाइनोकुलर डेप्थ क्यूज़। इन बाइनोकुलर डेप्थ क्यूज़ गहराई के इदराक की वो खसूसियत होती है जिसके अंदर हम जो है या वो सिग्नल इशारे जिसके अंदर हम दोनों आँखों को इस्तेमाल करते हैं, और इनके इस्तेमाल करते हुए हम जो है किसी चीज़ की गहराई को या उसकी डेप्थ को जो है वो परसीव करते हैं। इसके लिए जो है वो दो चीज़ें या दो इसकी खसूसियात बयान की जाती हैं इनके अंदर। एक फर्स्ट वन इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ आइज़ है। यू कन्वर्ज योर आइज़ व्हेन लुकिंग एट क्लोज ऑब्जेक्ट, यू डाइवर्ज टू लुक एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। इस खसूसियत का इस्तेमाल करते हुए अगर फासला जो है 50 फीट से करीब के एशिया को देखना हो तो आंखें हम कदरे झुका लेते हैं,
और अगर हमें दूर की अशिया को देखना होता है तो हम आँखों को जो है फैला देते हैं। इस सिचुएशन को या इस खसूसियत को जो है वो आँखों का जो है आइस कन्वर्जेंस जो है वो कहा जाता है। और किसी भी चीज़ की गहराई को डेप्थ को परसीव करने के लिए हम इस क्यूब को इस्तेमाल करते हैं अपनी दोनों आँखों के ज़रिए से, इसीलिए इसको बाइनोकुलर क्यूब कहा जाता है। देन इज़ द अकोमोडेशन से मुराद ये है कि यू अकोमोडेट मोर टू फोकस ऑन क्लोजर ऑब्जेक्ट। हम नज़दीक की चीज़ों को परसीव करने के लिए हम अपनी आँखों को फोकस करते हैं या उसको एक ख़ास स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर जो है अकोमोडेट कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड अकोमोडेशन कैन बी यूज्ड एज क्यूज फॉर एब्सोल्यूट डेप्थ फॉर ऑब्जेक्ट्स नॉट टू फॉर अवे फ्राम यू। यानी हमसे जो वो ऑब्जेक्ट जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं होते बल्कि हमारे नज़दीक होते हैं, उनके लिए हम इस खसूसियत को इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी आँखों को कदरे झुका लेते हैं या उसको एक ख़ास एंगल पर अकोमोडेट करते हैं उस चीज़ की गहराई या डेप्थ को नापने के लिए। Then to make use binocular depth use, an organism must have a binocular visual field. यानी उसके लिए एक बाइनोकुलर विजुअल फील्ड का होना जो है वो ज़रूरी होता है। बाइनोकुलर विजुअल फील्ड क्या होता है? अ रीजन ऑफ ओवरलैपिंग विजिबिलिटी फॉर द टू आइज़, यानी कि वो रीजन है जहाँ पर हमारी दोनों आँखों से जब हम देखते हैं तो कोई चीज़ अगर ओवरलैप करती है, वो उस सिचुएशन को कवर करने के लिए हम बाइनोकुलर डेप्थ क्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप यहाँ पर इसके पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि व्यू मास्टर या स्टीरियो मास्टर टॉय जिसको कहते हैं, इसके ज़रिए से हम दोनों आँखों के ज़रिए से किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं। देन बाइनोकुलर, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जांपल है, दिस इज़ द रेटिनल डिस्पैरिटी। रेटिनल डिस्पैरिटी, although humans have larger binocular visual fields, each eye is getting a slightly different view of the world because the two eyes are in slightly different position। जैसे कि हमें पता है कि हमारी आँखों के दरमियान तकरीबन 2.5 इंच का फासला है, चुनांचा हम हर आँख का जो नज़ारा होता है वो कदरे मुख्तलिफ होता है। इस तरह से आँखें, हमारी जो आइज़ हैं, वो दो अक्स या दो इमेजेस बनाती हैं हमारे रेटिना के अंदर, और इसी को रेटिनल डिस्पैरिटी कहा जाता है। जैसे फासला बढ़ता जाता है तो रेटिनल डिस्पैरिटी जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो फासले या गहराई का इदराक जो है वो करता है। So that the retinal disparity is the difference between the lateral position of object in the left and the right eyes। यानी हमारी दोनों आइज़ के अंदर जो हमारा रेटिना है उसके अंदर जो अक्स बनता है, उसकी जो पोजीशन होती है, वो उनका जो डिफरेंस होता है अक्स का, वो रेटिनल डिस्पैरिटी कहलाता है। इस तरीके से बाइनोकुलर व्यूज़ के ज़रिए से हम इन चीज़ों को जो है वो उनकी डेप्थ को जो है वो परसीव करते हैं। मोनोकुलर क्यूज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर हम अपनी जो हमारी एक आँख का जो है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इससे मुराद ऐसे सिग्नल या इशारे होते हैं जो माहौल से एक आँख की मदद से वसूल किए जाते हैं, और ये हमारे गहराई के इदराक में मदद देते हैं। मोनोकुलर क्यूज जज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ओनली वन आई। These cues are often used in making 2D images appear to be 3D. In this case, they are called the pictorial depth cues। इनको pictorial depth cues भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि हम 3 डायमेंशन की बजाय 2 डायमेंशंस को हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम एक आँख का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक आँख की मदद से जो है हम चीज़ों की डेप्थ को जो है वो परसीव करते हैं। यकचश्मी सिग्नल, या जिसको हम जो है वो मोनोकुलर क्यूज डेप्थ परसेप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट इशारे, उनकी मदद से जो है उनकी डिफरेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह के होते हैं ये सिग्नल्स।
फॉर एग्जांपल एरियल पर्सपेक्टिव, जिसको एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है, यानी फ़िज़ाई मंज़र या फ़िज़ाई तनाज़ुर। बहुत सी चीज़ें जो दूर होती हैं वो हमें इतनी क्लियर नज़र नहीं आती जैसे कि नज़दीक की चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरीके से द फर्दर द लाइट मस्ट ट्रेवल टू रीच द आई, द मोर लाइकली दैट लाइट विल बी इंटरफेयर्ड विद इन सम वे बाय मैटर। यानी अगर रोशनी जो है वो क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, तो उसकी मदद से भी हम चीज़ों को जो है वो उनकी डेप्थ को या गहराई को सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जब मौसम ज़रा फोगी होता है, उसके अंदर जो है वो फोग होती है, तो दूर चीज़ें जो होती हैं वो हमें नज़दीक की चीज़ भी हमें दूर दिखाई देती है। इसको जो है वो एरियल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। Then is the linear perspective. Linear perspectives, lines that are parallel in the real world appear to converge in a drawing. जो चीज़ें हमें जो है मुतवाज़न लाइनें, जैसे रेल की पटड़ी और सड़क के किनारों पर दरख्त की कतारें, ये करीब से कुशादा और चौड़ी नज़र आती हैं, जबकि दूर से वो आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब सूरज डूब रहा होता है तो हमें वहाँ पर जो है आसमान और ज़मीन जो है मिलते हुए जो है वो दिखाई देते हैं, और ये सब जो है हम इनको कह सकते हैं कि ये मोनोकुलर क्यूज़ की वजह से होते हैं। Texture gradients. Texture is more dense in a distant object than in an identical closer object. If there is no variation in texture density, no depth will be perceived. यानी अगर यहाँ इन तस्वीर से आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितना जो है वो किसी चीज़ का टेक्सचर जो होता है, उसकी जो सतह होती है, उसके मुताबिक भी जो है हम चीज़ों की जो गहराई को जो है वो परसीव कर पाते हैं। जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता है, चीज़ की जो उसका ऑब्जेक्ट का जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा उम्दा दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जितना नज़दीक कोई चीज़ होगी, उसका टेक्सचर हमें उतना ही जो है वो रफ दिखाई देगा। यहाँ इन पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको टेक्सचर जो है की बुनियाद पर हम किसी चीज़ की डेप्थ को जो है वो मेजर कर पाते हैं। Relative motion. In the last, object closer in the visual field appear to move by faster than those at a greater distance. The far away objects may not seem like they are moving at all. So that हम कह सकते हैं कि चीज़ों की जो उनकी हरकत का, यानी कि उनका हरकी इख्तलाफ होता है या उनसे रिलेटेड जो है सिग्नल्स होते हैं, इसके मुताबिक जब हम किसी भी चीज़ के अंदर, गाड़ी के अंदर जब हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तो करीब वाक़या अशिया जो हैं वो दूर वाक़या अशिया के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ जो है रफ्तार से पीछे को जाती हुई महसूस होती हैं। इससे फासले का अंदाज़ा कर लिया जाता है कि कौन सी अशिया करीब वाक़या है और कौन सी अशिया जो है वो दूर वाक़या है। सो दैट ये डिफरेंट क्यूज़ हैं, इशारे हैं, जो कि मोनोकुलर क्यूज़ और बाइनोकुलर क्यूज़ की मदद से जो है हम किसी चीज़ की डेप्थ और उसकी गहराई को जो है वो मेजर करते हैं और परसीव करते हैं। सो दैट आज हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन को यहाँ पर स्टडी किया। आपके पास इन तमाम चीज़ों का जो है वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शन को। थैंक यू सो मच।